हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। बायोलॉजी का हम लोगों का डिटेल्ड वीडियो का सीरीज स्टार्ट हो गया है। जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है देखना, वो लोग स्टार्ट कर दें। और बेसिक से लेकर एडवांस टॉपिक तक हम लोग टच करेंगे, और जो भी प्रश्न आने वाले होते हैं उन सब प्रश्न को डिटेल में देखेंगे और चीजों को एक्सप्लेन करके समझेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है या चैप्टर है वो है टैक्सोनॉमी है। क्या है? टैक्सोनॉमी है, जिसको हिंदी में वर्गीकी कहा जाता है, या फिर इसी को जैव वर्गीकरण या जैवों में विविधता, इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। याद रखिएगा, टैक्सोनॉमी के अंतर्गत ही हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में हमने बताया था, सबसे पहले हमने बायोलॉजी का डिस्क्रिप्शन बताया कि बायोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, और बायोलॉजी के जो दो भाग हैं, चाहे वो वनस्पति विज्ञान हो या जंतु विज्ञान हो, वो कहाँ से आया है हमारे पास। उसके बाद हमने बताए थे जीवों के कार्य के बारे में। उसके बाद हमने वर्गीकरण के बारे में बताया था, वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान के बारे में कुछ कुछ पॉइंट पर डिस्कस किया था कि किस प्रकार लिनियस कैरोलस लिनियस साहब ने 18वीं शताब्दी में वर्गीकी को जो है व्याख्या की है, वर्गीकी की व्याख्या की है। इसी कारण से इनको टैक्सोनॉमी या वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। तो यही सारी चीजों पर हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने बताया था कि इन्होंने द्विपद नामांकन भी किया था। द्विपद नामांकन में वंश और जाति को मिलाकर एक नाम बना था। वही आज के समय में क्या होता है, हमारा साइंटिफिक नेम भी होता है, जैसे कि मैग्निफेरा इंडिका, होमो सेपियंस। तो होमो क्या है, उसका जाति है ना, और सेपियंस क्या है, उसका याद रखिएगा वंश है और उसका जाति है। ठीक है, पहला नाम वंश का होता है, दूसरा नाम जाति का होता है। यहीं पर हमने कार्ल लिनियस के बारे में जो बताया, उन्होंने कि क्लासिफिकेशन किया था उन्होंने जंतु जगत और पादप जगत में। अब कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, कि जो स्टोरी हम बता रहे थे या जो स्टोरी मैंने आपको नरेट किया था, उस स्टोरी नरेशन में एक पॉइंट था हमारा कि कार्ल लिनियस साहब ने यह तो बता दिया कि जो कार्ल लिनियस साहब की जो योजना थी उसके अनुसार अगर आप देखते हैं तो जो प्रजातियां थी, जो जीव थे इस जगत में या इस संसार में, प्रारंभ से लेकर, क्योंकि पृथ्वी का निर्माण जो है वो 3.5 अरब वर्ष पहले हो चुका था। 3.5 अरब वर्ष से ये पृथ्वी इवॉल्व होते 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 जो आज की अवस्था है उसको प्राप्त कर चुका है। तो यहाँ पर किस प्रकार संघ का वर्णन हुआ, वर्ग का वर्णन हुआ, वंश का वर्णन हुआ और जाति का वर्णन हुआ। बाद में चीजें और बढ़ती गई तो साथ में गण भी जोड़ा गया और कुल भी जोड़ा गया, ऑर्डर और कुल भी जोड़ा गया। अब इन इकाइयों में जब और समस्याएं आने लगी तो अब इनके सब डिविजन्स होने लगे, जैसे उप संघ होने लगा, उपवर्ग होने लगा, उपवंश होने लगा, उपजाति होने लगी। इन सब पॉइंट्स पर हमने बात कर लिया। कहता है एक पॉइंट है हमारे पास, जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की प्रकृति, जो सेल है उसका नेचर से शुरू करते हुए निम्नलिखित जटिल गुणों की ओर अग्रसर होते हैं। जीवों का जो वर्गीकरण है, जो जीव है हमारे पृथ्वी पर, उनका जो वर्गीकरण है, उसका जब वर्गीकरण स्टार्ट हुआ तो कहता है कि कोशिका की प्रकृति से शुरू हुआ। कहां से? जो नेचर ऑफ सेल है, कोशिका की जो प्रकृति है, वहां से शुरू हुआ और उसके जटिल गुणों तक पहुंचा, जटिल गुणों तक अग्रसर हुआ। पहला इसमें पॉइंट कहता है कोशिका यूकैरियोटिक भी हो सकता है, प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ? याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव्स। प्रिमिटिव्स शुरुआती दौर का, क्या कहते हैं इसको? शुरुआती दौर का। ऐसा सेल जो प्रो हो, मतलब कि जो कि बिना कह सकते हैं कि प्रॉपर अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है इसमें। अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। क्या होता है इसमें? अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, मतलब इसके जो न्यूक्लियस है, इसका जो केंद्रक है, वो डेवलप नहीं किया है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका वो कोशिकाएं होती है जिसका न्यूक्लियस जो है वो सुव्यवस्थित ढंग से
विकास किया हुआ होता है या फिर वो अच्छी तरह से विकसित होता है। तो पॉइंट क्या था कि कोशिका प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है, प्रिमिटिव्स भी हो सकता है, स्टार्टिंग फेज वाला भी हो सकता है जिसका न्यूक्लियस भी विकसित नहीं हुआ है, और यूकैरियोटिक भी हो सकता है जिसका कि न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपर तरीके से विकसित हो चुका है ना। तो यहाँ पे कहता है यूकैरियोटिक इज सेल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। क्या कोशिका जो है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। दूसरा पॉइंट आता है, क्या कोई जीव जो है वो यूनिसेल्यूलर है अथवा मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर मतलब एक कोशिका, मतलब एक कोशिका के द्वारा ही उसके जीवन में जो भी घटनाएं हैं, जो भी कार्य है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ऐसे भी जीव इस पृथ्वी पर अवेलेबल थे जो बहुकोशिकीय थे, मतलब उसके शरीर में बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर उसका शरीर या अंग का निर्माण हुआ है, जिसके लिए वो अलग अलग प्रकार के कार्य के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं भी है उसके शरीर में। तो यह भी क्लासिफिकेशन के अंतर्गत देखा गया, क्या कोई जीव एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। समझिए ये स्टोरी है ना, स्टोरी की तरह समझिएगा तो बायोलॉजी को समझना आसान हो जाएगा। यहीं पर अगर आप स्टोरी की तरह नहीं समझेंगे या फिर इसको याद करने के दृष्टिकोण से समझेंगे तो ये कभी भी समझ में नहीं आने वाला है। तो मेरा विश्वास कीजिए कि आप किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हो, आप सबके लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो। क्या कहा हमने कि कोशिका प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है या फिर यूकैरियोटिक भी हो सकता है। कोशिका जो है, कोई जीव जो है वो एक कोशिकी भी हो सकता है, बहुकोशिकी भी हो सकता है, मतलब यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है। जैसे हम लोग क्या है, मल्टी सेल्यूलर है। कई सारे ऐसे जीव हैं जो यूनिसेल्यूलर भी होते हैं, जिनको हम नंगे आंखों से नहीं देख सकते। अब तीसरा जो आधार रखा गया, जीव अपना भोजन स्वतः बनाते हैं या फिर भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। क्या आधार यह भी रखा गया कि कोई जीव जो है वो अपना भोजन स्वतः बना रहा है अथवा किसी और पर निर्भर है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे स्वपोषी के बारे में पढ़ेंगे, परपोषी पढ़ेंगे, है ना, सहजीवी पढ़ेंगे। तो कहता है जो बंटवारा का आधार हुआ, जैसे दो परिवार में बंटवारा होता है तो बंटवारा का आधार जो होता है, देखिएगा आधा आधा समान इधर उधर होता है ना, उसी तरह से जीवों का जो वर्गीकरण है उसका आधार बताया जा रहा है कि क्या क्या आधार है उसके बंटवारे का, वर्गीकरण का। तो क्या कहा कि जीव अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषी हैं। स्वयं बनाने का अर्थ क्या है, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वतः ही भोजन का निर्माण अपने अंदर करेंगे और स्वतः ही उसका ग्रहण करेंगे, और या फिर फल का निर्माण करेंगे, फूलों का निर्माण करेंगे। ये पौधों में होता है, क्लोरोफिल युक्त पादपों में होता है। लेकिन अगर हम बात करें, हम जीवों की बात करें, तो सारे के सारे जीव जो होते हैं भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर है। जैसे हम लोग प्लांट्स पर निर्भर हैं, कोई बाघ है तो वो दूसरे जीवों पर निर्भर है। तो ये क्या हो गया, या फिर कोई बैक्टीरिया है, वायरसेस है, तो इस आधार पर भी वर्गीकरण को ध्यान में रखा गया। अगला जो पॉइंट है, कहता है पौधों में शारीरिक संगठन किस स्तर का है। कहता है कि जो प्लांट का बॉडी है उसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार का है, शारीरिक संगठन जो है उसका शारीरिक बनावट किस प्रकार का है। कोई पौधा ऐसा होता है जो काष्ठीय होता है, कोई पौधा ऐसा होता है जो बहुत लचीला होता है, कोई पेड़ है, कोई पौधा है, कोई शर्ब्स है, कोई हर्ब्स है, कोई मेडिसिनल है। तो ये सारे भी पॉइंट्स उसमें देखे गए। और अगला पॉइंट क्या देखा गया, जंतु में खास कार्य संपन्न करने के लिए कौन से विशिष्ट अंग मौजूद हैं। जैसे कि अगर हम देखें, हमारे श्वसन के लिए श्वसन तंत्र है, हमारे उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र है, हमारे संवहन के लिए, परिवहन के लिए परिवहन तंत्र है, मस्कुलर सिस्टम है, बोन्स का सिस्टम है। तो विशेष कार्य के लिए विशेष विशेष प्रकार के सिस्टम हमारे शरीर के अंदर हैं। तो इसी प्रकार से देखा गया कि विभिन्न जंतुओं में खास कार्य, किसी विशेष प्रकार का कोई कार्य करना है, इसके लिए जो है कौन सा विशिष्ट अंग जो है वो मौजूद है। ये भी वर्गीकरण का एक पार्ट समझ जाइए, एक आधार समझ जाइए आप।
ठीक है, ये कुछ आधार है वर्गीकरण के, तो इन पॉइंट्स को आप याद रख सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स में चलते हैं। देखिए अब बात आती है डार्विन्स की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की, विकासवाद का सिद्धांत, इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है, मैंने बताया पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत जो है वो 3.5 अरब वर्ष पहले हो चुकी है। धीरे धीरे क्या हुआ, हर जीव जो है म्यूटेट होते गया। क्या होते गया? म्यूटेशन होते गया, जिसको उत्परिवर्तन कहते हैं। जीवों में उत्परिवर्तन होते गया। एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। जो जिराफ होता है, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के आधार पर अगर देखें, जो जिराफ होता है जिसका गर्दन बहुत लंबा होता है, उसका कभी गर्दन लंबा नहीं था। वो ऐसे जगह पर रहता था जहां पर कि ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पत्तियों को खाना पड़ता था, जिस कारण से उसकी गर्दन क्या हो गई, धीरे धीरे लंबी हो गई। जिस प्रकार ऐसा माना जाता है कि जो मानव है वो बंदर से इवॉल्व हुआ है, कि होमोसेपियंस जो है वो बंदर से इवॉल्व होके आया है, क्योंकि हमारी जो निकटतम प्रजाति है वो बंदरों की प्रजाति से सुमेलित करती है, मैच करता है। तो कहता है इंसान के पास भी पूंछ था, लेकिन धीरे धीरे उसके उपयोग नहीं करने की वजह से वो हमारे शरीर से अलग हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे शरीर में कुछ ऐसे ऐसे बदलाव होते जा रहे हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाई हो रहा है, उत्परिवर्तन हो रहा है ना। किसी स्थान विशेष पर रहने वाले लोग, कभी ऐसा है कि कोई गर्म स्थान पर रहने वाला लोग है, उसके शरीर का अलग क्या कहते हैं अनुकूलन है, उसके कुछ अलग डीएनए की मैपिंग है, उसी प्रकार से उसमें म्यूटेशन हुआ। तो कहता है कि विकासवाद के सिद्धांत चार्ल्स डार्विन 1859 में अपने विकासवाद के सिद्धांत को अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रकाशित किया। एक पॉइंट आप यह भी याद रख सकते हैं, विकासवाद का सिद्धांत किन्होंने दिया, तो चार्ल्स डार्विन साहब ने 1859 में अपने बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में विकासवाद के सिद्धांत को बताया है। अगला जो पॉइंट आता है उसमें कार्लोस लीनियस साहब 1758 में समस्त जीवों को दो भाग में बांट दिया। दो भाग में बांट दिया, एक बताया मैंने प्लांट जगत कहा, दूसरे को जंतु जगत कहा। मतलब प्लांटिक किंगडम और एनिमल किंगडम में डिवाइड कर दिया। किन्होंने? तो कार्ल लीनियस साहब ने। लेकिन ऐसा देखा गया कि समस्त जीवों को अगर हम दो विभाग में डिवाइड कर रहे हैं, प्लांट और एनिमल में, तो देखा गया कि कुछ ऐसे जीव आए, कुछ ऐसे जीव थे जिनमें ना प्लांट किंगडम जैसा कोई गुण था, ना ही एनिमल किंगडम जैसा कोई गुण था, है ना। चार्ल्स साहब ने बस दो ही जगत के बारे में दिखाया कि भाई पादप जगत होता है, उसके बाद जंतु जगत होता है। लेकिन आगे चलते हैं तो जर्मन वैज्ञानिक एक हुए जिनका नाम E.H. हिकेल है। उन्होंने 1866 में एक तीसरा जगत खोजा, जिसको नाम दिया इन्होंने प्रोटिस्टा जगत। क्या नाम दिया? प्रोटिस्टा जगत। तो देखिए अब हमारे पास तीन जगत हो गया। कौन कौन सा जगत हो गया? पादप जगत हो गया, जंतु जगत हो गया, उसके बाद क्या हो गया हमारे पास? प्रोटिस्टा जगत। पहले कैरोलस लीनियस साहब 1758 में दो जगत दिए, एक का नाम पादप जगत रखा, दूसरे का नाम जंतु जगत रखा। लेकिन कुछ ऐसे जीव भी दिखे जो कि ना पादप जगत के थे ना ही जंतु जगत के थे। लेकिन अगर हम बात करें कैरोलस लीनियस साहब से ही आधुनिक वर्गीकरण, मॉडर्न टैक्सोनॉमी का शुरुआत हो गया, इसीलिए तो इनको टैक्सोनॉमी का फादर कहा गया, है ना। कैरोलस लीनियस साहब से ही मॉडर्न टैक्सोनॉमी की शुरुआत हो चुकी, तभी तो इन्होंने दो भागों में बांटा, एक पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। लेकिन जब मैच नहीं किया तो एक वैज्ञानिक आए, E.H. हिकेल साहब आए, इन्होंने 1866 में तीसरा किंगडम बताया। कौन सा? तो प्रोटिस्टा नाम का एक किंगडम सुझाया। कहता है बाद में सुपर जगत, दो सुपर जगत की प्रतिष्ठा हुई, एक प्रोकैरियोट्स एवं दूसरा यूकैरियोट्स। ठीक है,
बाद में दो सुपर किंगडम। सुपर किंगडम कौन कौन से? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, जिसके बारे में हमने बताया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, है ना। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सुपर किंगडम। जब हम वर्गीकी में जाते हैं, टैक्सोनॉमी में जाते हैं, तो हमें दो जगत मिलता है, एक यूकैरियोटिक मिलता है, दूसरा प्रोकैरियोटिक मिलता है। जैसे भी हमने बताया था कि यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सुपर जगत कहेंगे, सुपर किंगडम कह सकते हैं। प्रोकैरियोटा में एक ही जगत मोनेरा है। प्रोकैरियोटिक में एक ही जगत कौन सा है? सिर्फ मोनेरा है, जिसमें जीवाणु तथा साइनोबैक्टीरिया या फिर जिसको नील हरित शैवाल कहते हैं वही है। याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो सुपर किंगडम बने। अभी तक हमारे पास दो जगत थे, पादप जगत और जंतु जगत, कार्लोस लिनियस साहब के अनुसार। लेकिन हिकल साहब जब आए तो उन्होंने एक और जगत को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद जो है दो सुपर जगत आए, सुपर किंगडम आए। एक का नाम प्रोकैरियोटिक रखा गया, दूसरा का नाम यूकैरियोटा। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के में देखिएगा तो प्रोकैरियोटिक वाला जो है सेक्शन, बाकी जितने भी हैं यूकैरियोटिक सेक्शन में आते हैं। जैसे कि हम लोग बात करेंगे फंगाई के बारे में बात करेंगे, है ना, कवक है, पेड़ पौधे हैं, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, वो सबके सब यूकैरियोटिक्स में आएंगे। सुपर जगत है ये। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जो है वो सुपर किंगडम होता है। कि प्रोकैरियोटिक में एक ही जगत आता है जिसका नाम है मोनेरा। इस मोनेरा के अंदर जो है वो सिर्फ जीवाणु आता है, वायरसेस जिसको कहते हैं, और साइनोबैक्टीरिया, और या इसी को नील हरित शैवाल कहा जाता है। और याद रखिएगा यहीं पर एक पॉइंट बनता है, इस पृथ्वी पर सबसे पहला जो जीव उत्पन्न हुआ था या सबसे पहला जो जीव बना था वो साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल ही था। इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा कि इस पृथ्वी पर जीवन का जब शुरुआत हुआ था, कब? 3.5 अरब वर्ष पहले। तो सबसे पहला जीव जो इस पृथ्वी पर आया था उसका नाम था साइनोबैक्टीरिया, या इसी को नील हरित शैवाल भी कहते हैं। पॉइंट्स को याद रखिएगा आप लोग। कहानी है, क्योंकि कहानी अगर पढ़ेंगे तो वर्गीकरण पढ़ना आसान हो जाएगा हमारे लिए। अगर हमने कहानी की तरह नहीं पढ़ा तो बायोलॉजी से भारी कोई सब्जेक्ट नहीं है। देखिए, कहता है जगत मोनेरा के बाद कुछ कठिनाइयां रह गई, कुछ परेशानियां रह गई, क्योंकि जीवाणु जैसा कवक यूकैरियोटिक जीव है। क्या है? यूकैरियोटिक है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में असमर्थ है। जो कवक है, जो फंगई है, फंगई जिसको कि मशरूम कहते हैं, जो मशरूम खाने वाला मशरूम होता है ना, उसी को फंजाई या कवक कहते हैं। कहा गया कि कुछ जो यूकैरियोटिक टाइप के हैं जीव, फंगस, वो यूकैरियोटिक हैं, उसके सेल्स डेवलप्ड हैं और बहुकोशिकीय भी है, लेकिन वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहा है, फोटोसिंथेसिस करने में असमर्थ है। वो पता होगा कि ये कहां पे होता है, तो ये डिकम्पोजिशन पर आधारित होता है। फंगी जो है वो क्या कार्बनिक सब्सटेंस के ऊपर डिकम्पोज जो हो रहा होता है उसके ऊपर पनपता है। गांव में इसको गोबर छत्ता भी कहता है। यही है गोबर छत्ता, कवक। कई लोग इसको खाते भी हैं, मशरूम कह के, अंग्रेजी में मशरूम कह के इसको खाते भी हैं। ओरिजिनली में क्या है? ये कवक है ना। तो कहता है इन्हें न तो मोनेरा में न तो प्रोटिस्टा में रखा जा सकता, क्योंकि हमारे पास मोनेरा भी है, प्रोटिस्टा भी है। अब क्या किया गया? इसी के लिए एक जगत बनाया गया जिसका कहता है जिसके अंतर्गत अब प्रकाश संश्लेषण में सक्षम शैवाल है। इसीलिए कवक के लिए नया जगत बनाया गया। कवक के लिए अकेला एक नया जगत बनाया गया जिसे फंजाई जगत कहते हैं, किंगडम फंजी कहते हैं। यहीं पर अब नए दौर की शुरुआत होती है विटकर साहब से। अब विटकर साहब से शुरुआत क्या होती है? तो कहता है आर विटकर साहब
ने 1969 में इन सभी को मिलाकर जो है 5 जगत का वर्गीकरण जो है इन्होंने कर दिया या फिर स्थापित कर दिया। अब देखिए, द्विनाम पद्धति हिकेल्स क्या कहते हैं, आपका कार्लोस लिनियस साहब थे। उसके बाद मोनेरा और प्रोटेस्टा का कॉन्सेप्ट आ गया, है ना। अब वहां पर आपके हिकेल साहब भी थे, लेकिन अब आर.एच. व्हिटकर साहब इंटर करते हैं और इस जगत में इस जीवों के वर्गीकरण को 5 भाग में डिवाइड करते हैं, जिसको कहते हैं 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा जाता है। मतलब इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सबों को मेन 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। इन्हीं किंगडम्स को बाद में सब किंगडम्स में भी डिवाइड किया गया, क्लासेस में, डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया, डिफरेंट ऑर्डर्स हो गए, डिफरेंट फैमिलीज हो गई, डिफरेंट जनरेशंस हो गए, डिफरेंट स्पेसीज हो गई। बाद में यही सारी चीजें धीरे धीरे चेंज होती गई। तो ये कहां से है, आर.एच. व्हिटकर 1969 में। ये पॉइंट याद रखिएगा कि 5 जगत वर्गीकरण किन्होंने दिया, तो आर.एच. व्हिटकर साहब ने दिया है। अगले पॉइंट में देखें, कार्ल बॉस 1977 ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा को आर्क बैक्टीरिया और तथा यू बैक्टीरिया में बांटा। जो मोनेरा जगत है, जो मोनेरा किंगडम है, उसको सब डिविजन्स में डिवाइड किया। कौन सा सब डिवीजन है, तो आर्क बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है और यू बैक्टीरिया है। ठीक है। आर्क बैक्टीरिया में प्राचीन जो पुराने जीव हैं उनको रखा गया आर्की बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया में जो विकसित सदस्य हैं उनको, मोनेरा के जो विकसित सदस्य हैं उनको किसमें रखा गया, यू बैक्टीरिया में। और आर्क बैक्टीरिया में जो मोनेरा के प्राचीन जीव हैं उसको रखा गया, किन्होंने रखा, कार्ल बोस ने रखा 1977 में। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ते जाएंगी और हमें आगे पॉइंट्स मिलते जाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है 5 जगत का वर्गीकरण हुआ है और इन 5 जगत में कौन कौन सा जगत आया। याद रखिएगा, पहला पादप जगत, फिर जंतु जगत, फिर मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगई। ये 5 जगत का वर्गीकरण हो। अब इसी 5 जगत के अंदर सारा खेल है, सारा का सारा खेल जो है ये 5 किंगडम्स के अंतर्गत ही या 5 किंगडम्स पर ही आधारित है। उम्मीद करता हूं आज की जो वीडियो है या फिर आज का जो बायोलॉजी का कहानी है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आई हो। मैंने कहा है कि आपको मैं बायोलॉजी इतने आसान तरीके से और इतने सरल भाषा में समझाऊंगा कि आपके लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए बायोलॉजी पढ़ना बहुत आसान हो जाए। उम्मीद करूंगा कि आपको इस वीडियो से लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो में आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किए हैं वो आपके लिए उत्कृष्ट होंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।